हेलो फ्रेंड, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। इस सीरीज का नाम है आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज, जो डेली आपका 8 PM पे देखने को मिलता है। किसी भी कैंडिडेट को पेपर, जॉब अपडेट और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस साइट पे विजिट करिएगा। वहाँ पे भी जो है आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिनको भी पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इजीली आप जेबी गुप्ता राजपूत के एमसीक्यू जितने भी सॉल्यूशन एमसीक्यू जितने हैं वो उसका अच्छे से सॉल्यूशन कराया गया है। डेमो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। बाकी पीएलसी, स्काडा, मैटलब, एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पीडीएफ हैं जो आपका 999 का है, इसको आप ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। सम कोर्स कुछ कोर्स हैं अभी जो पेंडिंग में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, जो आपके कंप्यूटर करके सब्जेक्ट आपका दिया गया होगा डिप्लोमा के सिलेबस में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका उठाया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, आपको धीरे धीरे मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जनरल वर्कशॉप के आपके क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो धीरे धीरे सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हुए यहाँ पे धीरे धीरे आपका क्वेश्चन यहाँ पे रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल आईडी आपका नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका सक्सेस, यहाँ पे डॉट यूज किया गया है, तो आप इजीली डॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्टेक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैध ईमेल आईडी नहीं है। तो ईमेल आईडी के कंडीशन में देखो हम यूज कर सकते हैं ईमेल आईडी के कंडीशन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पे ए से लेके अक्षर यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ए से लेके जेड तक अक्षर आप यूज कर सकते हैं। संख्या भी आप इसके बीच में लगा सकते हैं 0 से 9 तक। और आपका सिर्फ आपका पूर्ण विराम होगा आपका। ठीक है, पूर्ण विराम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डॉट तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते। ये आपका वैलिड है। ए से जेड आप संख्या वर्ड या फिर 0 से 9 संख्या और पूर्ण विराम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ स्पेशल जैसे कि आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बराबर का चिन्ह यूज नहीं कर सकते, अंडर स्कोरर का यूज नहीं कर सकते आप, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्लस का चिन्ह यूज नहीं कर सकते, अल्प विराम का चिन्ह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और कोष्टक का चिन्ह यूज नहीं कर सकते, ना ही बड़ा का ना ही छोटे का। और पूर्ण विराम एक ही होगा। ठीक है, एक ही यूज होगा। ठीक है, एक ही यूज होगा। पूर्ण विराम भी अगर आप यूज करना है तो एक ही यूज कर सकते हो, डबल यूज नहीं होगा। जैसे आप ये यूज नहीं कर सकते। तो हमने बता दिया क्या यूज नहीं कर सकते हैं और क्या आप यूज कर सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है आर्बिनल में भी। तो धीरे धीरे कंप्यूटर के और भी साई मॉडल जितना आप देख रहे हो ना, सारे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे आप वेट करिए कि सॉल्यूशन भी एक्सट्रीमली गुड लेवल का होगा आपका। ठीक है, जब धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इतना डिटेल सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि मतलब कंटेंट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्या क्वेश्चन बनेगा नहीं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बस थोड़ा सा टाइम का वेट करते रहिए, सीरीज के साथ बने रहिए। धीरे धीरे आप देखिएगा किस लेवल के सारे क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेट जो है किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे देखो नेटवर्किंग से क्वेश्चन उठे थे आपके आर्मिनल में, पीसीएल में, तो धीरे धीरे मैं नेटवर्किंग से क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, जो आप एसआई मॉडल
एप्लीकेशन लेयर, ये सब आप देख रहे हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन धीरे धीरे मिलेंगे आपको इस सीरीज में, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इन्होंने उठाया हुआ है तो कोशिश है कि सभी टॉपिक को यहाँ पे आपको शो किया जाए। जैसे इंटरनेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इंटरनेट जो होता है इजली आप वाइड एरिया नेटवर्क जो होगा, कई राउटर्स के माध्यम से आप किसी भी नेटवर्क को काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क बनाते हो, तो वहाँ पे जो है इंटरनेट ईजिली एक तरीके से इंटरनेट हब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये लैन का हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो राउटर नामक का डिवाइसेस होता है जो आपका जैसे कि निजी नॉर्मल क्षेत्रों में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बड़ी मात्रा में जैसे कि अगर लैन जैसे कि नॉर्मल जैसे निजी क्षेत्र में आप यूज़ कर रहे हो ना, जैसे घर में या ऑफिस में, तो राउटर के थ्रू आपका बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को और बड़ी मात्रा में कर देते हो, ठीक है। निजी क्षेत्र में जो लोकल एरिया नेटवर्क में निजी क्षेत्रों में जैसे आप पर्सनल के लिए बहुत सारे राउटर यूज़ कर रहे हैं ना, अगर उसी लैन को बड़ी मात्रा में जोड़ दिया जाए, मीन्स बहुत सारे राउटर हो, तो उसी को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो इंटरनेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया और विकसित किया गया है? तो यहाँ पे जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है वो आपका डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। जो डॉट आपका नेट है ये आपका एक तरीके से सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, ठीक है। जो डॉट नेट है आप पूछ लेगा आपका सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है, तो ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो आपका इजली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ पे इसका जो फर्स्ट एडिशन था, ये क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, फर्स्ट एडिशन आया था कब? फर्स्ट एडिशन 1.0 था जो 2002 में आया, फर्स्ट एडिशन आया था आपका 1.0 जो आपका 2002 में आया था, ठीक है। तो यही है आपका, ठीक है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि आपका MCP इज मोर रिएबल देन, ठीक है। MCP जो है सबसे ज़्यादा रिएबल किससे होता है? तो MCP का फुल फॉर्म आपको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो आपका जो है MCB होता है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा रिएबल होता है अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं फ्यूज से, ठीक है। फ्यूज से काफ़ी मतलब एक तरीके से विश्वसनीय होता है आपका। MCB में देखो होता क्या है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ये आपका होता है फ्यूज, ठीक है। MCB जो होता है ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है आपका, ठीक है। ये आपका जो है इन केस ऑफ ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। MCB ज़्यादातर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फ्यूज जो होता है ये आपका एक तरीके से सेफ्टी डिवाइसेस है, ये आपका ऑपरेट होता है ऑपरेट टू प्रोवाइडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सर्किट को इनक्रप्ट कर देता है आपका, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए एमसीबी की अगर हम बात करते हैं तो एमसीबी जो है फ्यूज के कंपैरिजन में करेंट के प्रति काफ़ी अधिक सेंसिटिव होता है, मीन्स अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा, मोर सेंसिटिव होता है आपका करेंट के प्रति। ठीक है, तो ये आपका करंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये नॉर्मल जो है आपका ठीक है, अगर किसी भी सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशन है तो इजीली उसे डिटेक्ट कर लेगा और सप्लाई को जो है ऑफ कर देगा आपका। ठीक है, और एमसीबी में जो है आपका रख रखाव और प्रतिस्थापन, ठीक है, रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट है आपका क्या होता है, आपका कम होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है। और फ्यूज में क्या करना पड़ता है, इसमें बदलना ही पड़ता है आपका, बदलना पड़ता है, नॉट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब इसमें रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हो, ईजिली आपको क्या करना होता है, चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर बार बार चेंज करोगे तो ईजिली बोल सकते हैं ना कि कॉस्ट क्या आएगा आपका, ज़्यादा आ जाएगा। एमसीबी में क्या है कि अगर मान लो आपकी एमसीबी को फिर से आप कनेक्ट करते हो और इसके सप्लाई के साथ मान लो जैसे मान लो फॉल्ट हुआ, ठीक है, इसलिए आपने मेंटेनेंस करके एमसीबी को फिर से लगा दिया, तो इसमें एमसीबी को ईजिली ऑपरेट करना काफ़ी ईजी होता है। ईजिली आपको एमसीबी बस सर्किट में लगाना है और नॉब जैसे इसमें पुश बटन ही सिर्फ दबाना होता है। ठीक है, इसमें पुश बटन लगा के पुश बटन दबा दीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। फ्यूज में क्या होता है ना कि फ्यूज में तार को बदलना पड़ता है आपका। ठीक है, तो ये इजी टू यूज भी है आपका, ये भी लिख लीजिएगा, इजी टू यूज, ये तो ये आपका इजी टू यूज भी है। तो इन्हीं बेसिस पे क्या होता है ना कि आपका एमसीबी ज़्यादा रिलायबल है अगर हम कंपेरिजन करें फ्यूज से। ठीक है, इजी टू यूज है आपका। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि व्हाट इज ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर यहाँ पे क्या है, जनरेटर है, रेक्टिफायर है, क्या है। ठीक है, तो ऑसिलेटर जो होता है एक तरीके का सर्किट है जो आपका प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअस एंड रिपीटर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को विदाउट एनी इनपुट। ठीक है, बिना किसी इनपुट के ये प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअस रिपीटर एंड अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आपका। और इसमें जो होता है पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। निगेटिव फीडबैक जो होता है ये आपका ओप एम्प में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए यूज़ किया जाता है। जो निगेटिव फीडबैक होता है ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए यूज़ होता है, यानी ओप एम्प। ठीक है, AMP एम्प। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ही दे देता है कि निगेटिव फीडबैक विल बी यूज नाउ ओप एम्प याद रखिएगा, फिर या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोड्यूस ए कंटिन्यूअस रिपीटेड alternating waveform without any input, बिना किसी इनपुट के भाई। ठीक है, विदाउट एनी इनपुट ये जो ऑसिलेटर होता है ये प्रोड्यूस करता है हमारा कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड एंड अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म। ठीक है, इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। और अगर हम ट्रांसफर अगर ऑसिलेटर का को अगर
ट्रांसफर फंक्शन अगर पूछ ले, बोल देगा कि ट्रांसफर फंक्शन ऑसिलेटर का बताइए, ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा आपको इस तरीके से। तो ट्रांसफर फंक्शन ये आपका फीडबैक का ही फार्मूला होता है, ठीक है, घुमा के पूछने का उनका टेक्निक है आपका, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको घुमा के ही पूछा जा रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन मीन्स इसका फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा आउटपुट अपान इनपुट का रेशियो इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस ए इंटू बीटा, ठीक है। तो यही है आपका ट्रांसफर, यही फार्मूला फीडबैक जो है ना, इसी को कभी कभी ट्रांसफर फंक्शन के नाम से पूछ लेगा, ये ऑसिलेटर का ट्रांसफर फंक्शन बताइए। यहाँ पे ए क्या है आपका, इस चीज को याद रखिएगा, ए जो है आपका ये है ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है। और बीटा क्या है आपका, फीडबैक एलिमेंट है, ये आपका क्या है, फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। वी आउटपुट अपन वी इनपुट इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस ए इंटू बीटा। यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि आप पॉजिटिव फीडबैक यूज कर रहे हो ना, अगर निगेटिव यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया आपको, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑसिलेटर से ये आपका क्वेश्चन शायद में भी पूछा गया है, ऑसिलेटर जो होता है वर्क ऑन बार्कसन कंडीशन ठीक है, BARK और HAUSEN, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो सही होना चाहिए क्योंकि नाम ही थोड़ा सा बहुत ही टेढ़ा है, ठीक है। फिर से मैं आपको स्पेलिंग वैसे सही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऑसिलेटर वर्क ऑन द बार्कसियन कंडीशन पे वर्क करता है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ओवरऑल जस्ट 1 सेकेंड, ओवरऑल जो लूप गेन होगा, ओवरऑल लूप गेन जो होगा वो क्या होगा हमारा, यूनिटी होगा, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा, टोटल फेज शिफ्ट जो होगा, टोटल फेज शिफ्ट होगा अराउंड लूप गेन should be 0 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री। तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑसिलेटर वर्क करता है बार्कसियन कंडीशन पे, ओवरऑल जो लूप गेन होता है इसका यूनिटी होता है, ठीक है। और आपका तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द लूप गेन शुड बी 0 या फिर 360, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। फीडबैक से भी भाई कभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। निगेटिव फीडबैक अगर पूछा जाएगा तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में नहीं, मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और फार्मूला याद रखिएगा। और बी जो होता है फीडबैक होता है, ओपन लूप, सब आपको डाटा दे देगा। इजिली आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस रहता है आउटपुट वोल्टेज पूछने के लिए। कभी कभी बीटा भी पूछ लेगा, यार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सभी में से, इन चारों में से कोई 3 वर्ड वैल्यू की 3 की वैल्यू दे देगा और 1 की वैल्यू पूछ लेगा। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम था मैंने देखा था, तो उसमें शायद बीटा पूछा गया था, फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा और इनसे सब फार्मूला जब याद रखेंगे तो कुछ भी पूछेगा तो इजीली आप बना ले जाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका कि ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस ऑपरेटिंग फ्रॉम, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक तरीके की क्या आपकी डिवाइस है जो किस पे ऑपरेट होता है। तो इजीली ध्यान दीजिएगा,
देखो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पहले तो आप तुरंत ऑप्शन मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, आपको भी पता होगा, तो थोड़ा सा आप एक बार कंसीडर कर लीजिएगा कि आपका ऑप्शन आपको कौन सा मतलब आपको कौन सा सही लगता है, ठीक है। उसके बाद तो आंसर मैं कुछ सेकंड बाद ही बताता हूँ, उससे पहले आप कंसीडर कर लीजिएगा। इससे थोड़ा ये होता है कि आपका भी थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से टेस्ट के फॉर्म में भी आपका चेक हो जाएगा आपका। तो ट्रांजिस्टर जो होता है ये आपका एक तरीके का डिवाइस है जो ऑपरेट होता है भाई आपका करंट से, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके यहाँ पे ये होता है आपका एमीटर, और ये होता है आपका बेस, और ये होता है आपका कलेक्टर। यहाँ पे आपका एमीटर करंट आपका फ्लो होता है इनपुट से, और आउटपुट से आपका कलेक्टर करंट, और यहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकते हैं आप बेस करंट से, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा, तो इजिली आप ये जो होता है आपका पी टाइप का रीजन होता है आपका, ये आपका एन टाइप का होता है, और ये आपका पी, ठीक है। तो ये आपका पी एन पी जो है एक तरीके से ट्रांजिस्टर है, और एन पी एन भी होता है। इसमें जो कंडक्शन होता है आपका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर के कारण होता है आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंडक्शन जो होता है आपका मेजॉरिटी और प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों के कारण होता है यहाँ पे। मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और माइनॉरिटी जो होता है आपका होल होता है आपका, ठीक है। ज़्यादातर एनपीएन यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीएनपीएन वो कर दिया हूँ, आप इसे एनपीएन कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा एनपीएन ही यूज़ किया जाता है, बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया आपका कि ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो हमारा एक्ट कब करेगा, एम्पलीफायर के तरीके, इस एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोड पूछा गया है, तो इजली ये जो होगा हमारा एक्टिव मोड में जो है आपका एक्टिव एरिया बोल सकते हो, और एरिया यहाँ पे ना होगा, देखो यहाँ पे मोड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए बस आपको क्वेश्चन में डाला गया है, ठीक है। एक्टिव एरिया, सैचुरेशन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एक लिस्ट में आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक लिस्ट याद रखना होगा आपको। जैसा कि हमें ट्रांजिस्टर में मैंने बताया आपको कि एन पी और एन आपका होता है, और एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है भाई साहब। ये आपका एमीटर होता है, ये आपका बेस होता है। एमीटर में काफ़ी ज़्यादा डोपिंग होती है, बेस पतला होता है, और कलेक्टर थोड़ा बहुत चौड़ा होता है आपका, ठीक है। ये कलेक्टर है। यहाँ पे एमीटर और बेस की बायसिंग हम लोग करते हैं पहले, उसके बाद बेस और कलेक्टर की बायसिंग करते हैं, ठीक है। यानी ये पहली बायसिंग और ये हमारे पास दूसरी बायसिंग होती है। तो अगर हमारे पास एमीटर और बेस का कुछ कनेक्शन हो, उसे मतलब फॉरवर्ड में रखना है कि रिवर्स में रखना है। दूसरा हमारे पास बेस और कलेक्टर की बायसिंग हो, ठीक है। इन्हीं दोनों पे हम इजीली बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस चीज़ में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर और बेस मोड, और बेस और कलेक्टर मोड, ठीक है। एमीटर और बेस को हमने रिवर्स में रखा, और इसको भी हम लोगों ने रिवर्स में रखा। तो ये जो मोड होगा वो आपका कट ऑफ मोड होगा, ठीक है। कौन सा मोड होगा, कट ऑफ मोड होगा। और यूज़ की बात करें भाई तो यूज़ भी पूछा जाता है, तो ये हमारा यूज होता है ऑफ स्विच के तरीके। इसी तरीके से रिवर्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग फॉरवर्ड और फॉरवर्ड रखते हैं तो इस कंडीशन में ये आपका सेचुरेशन मोड या सेचुरेशन एरिया में आ जाएगा, जो ये आपका ऑन स्विच के तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर जो होता है, या फिर ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका स्विच बिहेवियर किस मोड में होता है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा स्विच बिहेवियर आपको पूछेगा आपको, तो आप स्विच भी होगा और ऑन स्विच भी होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच का बिहेवियर आपको ऑन और ऑफ क्वेश्चन में नहीं देगा, बस पूछ लेगा कि स्विच बिहेवियर बताइए किस मोड में होगा। तो कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड में दोनों में क्या होगा आपका स्विच ऑफ कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने की सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक है, तो आप थोड़ा बहुत इस सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है आपका किस तरीके से। अब यहाँ पे देखो हमने रिवर्स रखा, फिर फॉरवर्ड रखा। अब हमारा जो नॉर्मली यूज़ होता है ना, ये आपका फॉरवर्ड में होता है और ये हमारा रिवर्स में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉर्मली कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग। तो नॉर्मली यूज़ हम लोग यही करते हैं, एमीटर बेस को फॉरवर्ड में और बेस कलेक्टर को रिवर्स में। तो ये जो मोड होता है ये आपका एक्टिव मोड होता है आपका, और ये हमारा एम्पलीफायर के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ट्रांजिस्टर अगर एम्पलीफायर में काम करे तो किस मोड में काम करे, एक्टिव एरिया मीन्स एक्टिव मोड में, ठीक है। एक्टिव मोड में आपका काम करेगा। नॉर्मली नॉर्मली यही यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा और ये हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये आपका रिवर्स या फॉरवर्ड, तो ये इनवर्ट ये आपका हो जाएगा रिवर्स एक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है। रिवर्स एक्टिव हो जाएगा। ये नॉट यूज, ठीक है, नॉट यूज, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एमीटर बायस और ये और ज़्यादातर यूजेस का आपको पूछा गया, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में एम्पलीफायर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने फिर से बताया कि स्विच से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड दोनों कंडीशन में स्विच बिहेवियर होता है हमारा ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो यहाँ से आपका कुछ भी पूछ सकता है, आपका नॉर्मली किसका यूज़ किया जाता है, कौन सा ये मोड आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका मोड है भाई, तो मोड आपका पूछ लेगा, यूजेज पूछ लेता है आपका, ठीक है। कनेक्शन देके आइए, इनसे मतलब रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये एक तरीके से टेबल ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस टेबल को इम्पोर्टेंट ही रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेगा आप इस टेबल से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर द करेंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल आर कनेक्टेड रेस्पेक्टिवली टू। तो करेंट कॉइल जो होता है वो आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है भाई, ठीक है, लोड के साथ। और आपका जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है, वो आपका सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी मीटर का यहाँ पे फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, वेट फॉर 1 सेकेंड। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे आपका टाइम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हुए आपका फिगर को यहाँ पे शो कर दिया है। फिगर आपका अगर बनाता तो कहीं ना कहीं 5 मिनट निकल जाता आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर को मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था, बस आपको मैं यहाँ पे फिगर के बारे में रिलेटेड बताना था। तो नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका सीरीज मैग्नेट होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीरीज मैग्नेट होता है। सीरीज मैग्नेट या फिर सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। ये आपका कौन सा मैग्नेट है, ये आपका शंट मैग्नेट है, इसे भी हम लोग शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं आपका, ठीक है। ये देखो ये आपका सीरीज मैग्नेट है, ये आपका कौन सा कॉइल है, आपका करंट कॉइल है आपका, ठीक है। ये कौन सी कॉइल है, आपकी करंट कॉइल है। और ये देखो आपका ये इसका इस तरीके से कनेक्शन करके यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो ये करंट कॉइल है, ये भी आपका कौन सा है, करंट कॉइल है आपका, ये भी करंट कॉइल, ये भी करंट कॉइल। और ये देखो लोड के साथ कैसा है, सीरीज कनेक्शन है यहाँ पे। और ये कौन सा कॉइल है आपका, पोटेंशियल कॉइल, पीसी जिसे हम बोलेंगे, पोटेंशियल कॉइल है। और ये देखो सप्लाई है, तो पोटेंशियल कॉइल किधर जुड़ा हुआ है आपका, सप्लाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, पोटेंशियल कॉइल जो है वो आपका
सप्लाई के समांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका करंट कॉइल जो होता है ये आपका लोड के साथ जुड़ा हुआ है, किसमें, सीरीज में। तो आई थिंक आप फिगर से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। फिगर से आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जो है आप जो ये लाइन देख रहे हो ऊपर से नीचे तक, ये आपका है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म हुआ आपका। ये आप देख रहे हो जो ये कॉपर शेडिंग बैंड है आपका, कॉपर शेडिंग बैंड है, लोड आपने दिखा दिया, ठीक है। ये आपका डिस्क है, ज़्यादातर एल्युमिनियम की डिस्क हम लोग यूज़ करते हैं, नॉन मैग्नेट टाइप। ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट है, ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट है। ये फिगर जो है आपको याद रखना होगा, और कौन क्या है इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि चित्र से भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो एनर्जी मीटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिसपे हमारा एनर्जी मीटर एक तरीके से काम करता है। पहला है हमारे पास ड्राइविंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मूविंग सिस्टम, और तीसरा है हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम, चौथा है हमारे पास रजिस्टरिंग सिस्टम, ठीक है। 4 मेन पार्ट्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सिंपली बात करना चाहें तो यहाँ पे जो ड्राइविंग सिस्टम है ये आपका कौन सा है, ड्राइविंग सिस्टम जो हमारा पोटेंशियल कॉइल और जो करंट कॉइल आप देख रहे हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का है ये आपका ड्राइविंग सिस्टम है, ठीक है। ये जो करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल, जो आप मैग्नेट देख रहे हो, ये क्या है, एनर्जी मीटर का ड्राइविंग सिस्टम है आपका, ठीक है। मूविंग जो सिस्टम है ये आपका एल्युमिनियम का जो डिस्क आप देख रहे हो, ये आपका एक तरीके से मूविंग सिस्टम है। ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपका परमानेंट मैग्नेट टाइप का आपका ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो आपके एल्युमिनियम डिस्क का जो रोटेशन होता है, जैसा लोड होगा उस हिसाब से भाई एनर्जी के कंज्यूम जो भी होगा उसे किलोवाट आवर में हमारा यूज़ करता है ना। तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम मैंने दिखा दिया। रजिस्टरिंग सिस्टम जो होता है आपका एक तरीके से कितना हमारा एल्युमिनियम डिस्क जो है कितना मतलब रोटेशन किया, ठीक है, या फिर रोटेशन ही ज़्यादातर होता है, जिस हिसाब से एनर्जी कंज्यूम होगी उस हिसाब से रोटेशन होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किलोवाट आवर में आपका रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ से आपका ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, एनर्जी मीटर से और भी डिटेल में, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बन सकते हैं। तो धीरे धीरे और भी क्वेश्चन एनर्जी मीटर से मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बस आप सीरीज़ के साथ बने रहिए। अभी नॉर्मली धीरे धीरे जैसे ही और भी क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करूँगा तो इसमें और भी एनर्जी मीटर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल आपको दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस वेट करिए, पेशेंस रखे रहिए, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एक्सरसाइजिंग ऑन ए ट्रेडमिल ए पर्सन, कोई पर्सन है जो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहा है एंड फाइंड दैट ही इज एक्सपेंड, उसने जो है इतना एनर्जी को एक्सपेंड कर दिया है 1 आवर में। व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट प्रोड्यूस बाय हिम, मीन्स एक ट्रेडमिल पर व्यायाम करते हुए किसी व्यक्ति को पता चलता है कि भाई उसने 1 घंटे में इतना एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो उसका एवरेज पावर आउटपुट कितना होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होता है ये बराबर होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी बराबर होता है आपका पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे एवरेज पावर आपका पूछा गया है, तो एनर्जी कितना दिया गया है आपको, एनर्जी 2.25 इंटू 10 के पावर 5 आपका जूल दिया गया है। टाइम कितना है, 1 घंटा है। तो 1 घंटे को आप इजीली सेकंड में बदल लीजिएगा तो 3600 सेकंड होगा।
अब यहाँ पे आपको पावर निकालना है, तो पावर आप निकालने के लिए क्या होगा, E/T हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2.25 इंटू 10 की पावर 5 और 3600 यहाँ पे सेकेंड से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे लगभग 62.5 वाट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इन डीसी मशीन रिड्यूसर जो मैग्नेटिज्म होता है वो कितना होता है। तो रिड्यूसर मैग्नेटिज्म जो होता है 10 से 15%, 2 से 3% आप याद रखिएगा, ये आपका होता है 2 से 3%, ठीक है। रिड्यूसर जो मैग्नेटिज्म होता है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। जैसे शंट फील्ड वाइंडिंग में आयरन का कोर होता है और उसमें फील्ड वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो अगर हमारा जनरेटर मतलब रेस्ट कंडीशन में आपका, ठीक है, यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका रिड्यूसर मैग्नेटिज्म बचा होता है आपका, ठीक है, शंट वाले में, क्योंकि ये लोड पे इंडिपेंडेंट होता है आपका और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे जो होता है जो रिड्यूसर मैग्नेटिज्म होता है वो एक तरीके से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो बचा होता है आयरन कोर ऑफ ए शंट फील्ड, ठीक है। आयरन कोर का मटेरियल उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग हम लोग वो करते हैं, ठीक है। और जनरेटर जब रेस्ट होगा तो वो आपका बचा होता है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं होता है रिड्यूसर मैग्नेटिज्म तो इसलिए हमें यहाँ पे डीसी सप्लाई से यूज़ करके हम इसे रिड्यूसर मैग्नेटिज्म क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, फिर से उसे वो कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो इसलिए 2 से 3% होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अगर मान लीजिए कि सप्लाई वोल्टेज अगर आपका 230 है तो रिड्यूसर मैग्नेटिज्म का कितना होना चाहिए, तो 2 से 3% का इजली 3% आप निकाल लीजिएगा, 230, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा और यहाँ पे आपका 3 गुणे 2 पॉइंट ये हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, तो ठीक है। तो इतना वोल्टेज आपका रिड्यूसर मैग्नेटिज्म होना जरूरी है आपका, ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वोल्टेज के फॉर्म में अगर पूछेगा तो 5 से लेके 15 वोल्टेज तक याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत लोग 10 से 15% भी याद रखेंगे, ठीक है। वोल्टेज होना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो परसेंटेज पूछ लेगा, फिर वोल्टेज कितना उसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए 5 से मतलब, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा आपको, ठीक है। करंट पूछ लेगा इसी तरीके से, तो 2 से 3% बस इजिली आपको फाइंड आउट करना होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अगर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट 25 से लेके 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंटेंट कोर मेड ऑफ, ठीक है। तो कोई ट्रांसफार्मर है जो 25 से लेके 400 हर्ट्ज तक ऑपरेट हो रहा है, मीन्स वेरिएबल है, 25 पे भी यूज कर सकते हैं, 50 पे, 100 पे, ठीक है। तो वेरिएबल है आप एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो एयर कोर ट्रांसफार्मर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपका ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट के लिए ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। और आयरन जो कोर होता है आपका एक तरीके से वो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा। आयरन का जो कोर होता है वो ज़्यादातर रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में एयर कोर यूज़ करेंगे। आयरन कोर का ज़्यादातर यूज़ होता है, या आप रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो। नियर अबाउट जो रेडियो फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम होती है हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 25 से 400 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग आयरन कोर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी जो होगा 25 से लेकर जो 400 हर्ट्ज होता है, ठीक है, लगभग 350-400 रेडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज आ जाता है आपका, ठीक है। तो आयरन का जो कोर होता है ना 25 से अगर 400 हर्ट्ज की अगर सप्लाई है तो उस कंडीशन में भी जो है हम लोग आयरन कोर का ट्रांसफर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। मीन्स हम लोग ये आपका पावर ट्रांसफार्मर के लिए भी हम इसका यूज करते हैं मेनली, ठीक है। चाहे आपका ट्रांसफार्मर जो होगा वो चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो
आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आयरन कोर यूज़ किया जाता है। अब उसी आयरन कोर में थोड़ा सा कुछ मिलावटी हम लोग कर देंगे, तो इजीली हम फ्रीक्वेंसी को मैच करा लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आपका हाई परमेबिलिटी आयरन एंड स्टील एलॉय अगर यूज़ कर लें, तो हम ज़्यादातर 25 से 400 फ्रीक्वेंसी के लिए हम इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जिस हिसाब से आपका फाई बराबर वी बाई एफ आपको इजीली पता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, ठीक है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखना है और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो इस हिसाब से हमें क्या करना, वोल्टेज भी बढ़ाना होगा। अगर फ्लक्स को कांस्टेंट रखना होता है ना, फ्लक्स को क्या रखना होता है, हमें कांस्टेंट रखना है, और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका एडी और हिस्टेरेसिस लॉस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस हिसाब से हम लोग कोर का भी उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, ताकि ये लॉसेस कम से कम हो जाए, ठीक है। अगर लॉसेस कम हो गए मीन्स हीट कम होगा, इफिशियंसी का इफेक्ट पड़ेगा ना इजिली, ठीक है। इसके बढ़ने का मतलब सीधली क्या होगा, आपका हीट का इफेक्ट होगा ना, और हीट आपका कहाँ पे होगा, कोर पे ही होगा, जिसकी वजह से हमारी जो इफिशियंसी है वो क्या होगी, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आयरन कोर का ही तो ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर को, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मिलावटी कर दिया जाए, जैसे हाई परमेबल आयरन यूज़ कर लें और स्टील एलॉय यूज़ कर लें, तो हम नॉर्मली जो आपका 25 से लेकर 400 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसे ईजिली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपका ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज़ होता है, मोस्टली ट्रांसफार्मर में कोर जो यूज़ होता है वो आपका लो कार्बन स्टील का होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो परमेबिलिटी होती है लगभग 1500 के नियर अबाउट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो नॉर्मली यही है आपका, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीड पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका 3-फेज इंडक्शन मोटर का आपको बताना है, ठीक है। स्पीड और यहाँ पे देखो स्पीड का यहाँ पे और आउटपुट पावर के यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, और 3-फेज इंडक्शन मोटर को लेके आपको बताना है। तो स्पीड क्या बता है, स्पीड पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है, मीन्स यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा गया है आपका, स्पीड रेगुलेशन। तो स्पीड रेगुलेशन जो होता है आपका नो लोड पे जो स्पीड होती है माइनस फुल लोड पे जो स्पीड होती है अपान फुल लोड पे स्पीड इनटू अगर परसेंटेज में लेना है तो 100, यही आपका होता है स्पीड रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो इंडक्शन मोटर है इसका जो स्पीड ड्रॉप होता है ना, नो लोड से फुल लोड क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो इसका स्पीड ड्रॉप होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ज़्यादातर सुटेबल होगा, क्योंकि नो लोड से लेकर फुल लोड के बीच स्पीड का ड्रॉप देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली और थोड़ा सा यहाँ पे आपका डाउन हुआ है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। दूसरे वाले में देखो नो लोड टू फुल लोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और ये अचानक डाउन हो रहा है, मीन्स बहुत जल्दी से डाउन हो रहा है, तो ये दूसरा गलत होगा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि नो लोड से स्पीड नो लोड, ये तीसरा वाला जो ग्राफ ये शो कर रहा है, ये नो लोड से लेकर फुल लोड की स्पीड भाई एकदम सेम है, थोड़ा सा भी ड्रॉप नहीं हो रहा है ना, तो ये गलत है भाई। देखो ये आपका ड्रॉप का शो करेगा, बहुत थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है ना, और ये क्या है, ये भी ड्रॉप है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, तो इसलिए ये नहीं होगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बोल रहा है कि भाई ड्रॉप ही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि भाई ये जीरो से, मतलब नो लोड पे इसका जो स्पीड होगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये गलत है भाई। ये बोल रहा है कि नो लोड पे इसकी स्पीड क्या होगी, आपकी जीरो होगी, तो ये भी गलत है भाई, लीनियर के फॉर्म में आपका देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नो लोड स्पीड जीरो होगा, ये बोल रहा है हमें। चौथा वाला जो ग्राफ बोल रहा है कि नो लोड पे जो स्पीड होगा वो आपका जीरो होगा, तो ये क्या है भाई, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि नो लोड पे स्पीड जीरो हो जाए। नो लोड पे भी स्पीड इसकी कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड बनी रहती है भाई, ठीक है। लोड देने पे थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है आप। तो चलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और भी धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला कि थोड़ा सा आप वेट करिए, अभी क्वेश्चन और भी इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे,
और क्वेश्चन रिपीटेड भी नहीं होगा, जो क्वेश्चन करा दूंगा दोबारा नहीं होगा, ठीक है। जो बातें अगर आपको इस सीरीज में बता रहा हूँ दूसरे पार्ट में, वो चौथे पार्ट में वो बातें नहीं बताऊंगा, कुछ अलग बताऊंगा, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एनर्जी मीटर से क्वेश्चन आ गया या फिर अग्निशामक से क्वेश्चन आ गया तो वही चीजें उठा के यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट, नहीं भाई। सीरीज को इसीलिए अगर आपको देखने का मैं यही बोल रहा हूँ कि एनर्जी मीटर जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया उससे बहुत सारे अभी क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको लाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ धीरे धीरे सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी आपको, और कैसे क्वेश्चन बनता है ये सारी भी चीज़ें आपको धीरे से धीरे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।